एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के मौलिक कर्तव्यों के। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, और मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आपको इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 11 है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। बाकी हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि कौन कैसे है। तो एक्चुअली आपको ये 11 की 11 आपको पता होनी चाहिए, ABCDEFGHIJK। तो ये 11 बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो ये 11 आपको लाइन वाइज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी आपकी आती है। तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है आपको, तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है। कई बार वो पूछ लेता है कि 7वीं कौन सी है, 8वीं कौन सी है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो में होता है कि 7वीं 8वीं 9वीं ऐसे उसने पूछ लिया, ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। बट अदरवाइज ये क्वेश्चन सिर्फ हमेशा यही पूछते हैं इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी नहीं है। मैंने दोनों ही तरीके से इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो उसको आपने ध्यान से समझ लेना है। तो देखिए जी, इनमें से क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की जो है मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है कि कौन से किस आर्टिकल में लिखे गए हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आर्टिकल 51A। तो आंसर इज सी ऑप्शन, आर्टिकल 51A के अंदर दर्शाता है और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 के अंदर बात करता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ जिसे आप कहते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है राज्यसभा। तो राज्यसभा की कंपोजिशन किस तरीके से होंगी, राज्यसभा की सीट्स के बारे में यहां पे लिखा गया है। 343 जो है हमारी राजकीय भाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, राजकीय भाषा के बारे में लिखा गया है, और हिंदी इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंट्री। 356 लिखा गया है कि ऐसी प्रोविजंस जहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट्स की, राज्यों की, जहां पे आपका हम बात करते हैं स्टेट एमरजेंसी, जाने के राज्य आपातकालीन स्थिति, जिसमें हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, और स्टेट एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और प्लस जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, जाने के संविधानिक आपातकालीन स्थिति, वो 356 में आती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सी ऑप्शन, आर्टिकल 51A। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड, मतलब इनमें से कहाँ से हमने जो है मौलिक कर्तव्य को अपनाया है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए थे USSR से, यानी कि रशिया से, रशिया और रूस से जो है हमने जो है अडॉप्ट किए हैं। और जब रशिया से अडॉप्ट किए थे तो हमने 42वां संशोधन किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 42वां संशोधन 1976, और हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान यहाँ से लिया था। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है हमारी यहाँ पे बैठी थी, लेकिन 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड करी गई थी। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के दौरान हमने ऐड करी थी हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। तो आंसर इज जो है 4th ऑप्शन। बाकी जो यहाँ पे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच में से हमने 3 वर्ड लिए थे। 3 वर्ड कौन से, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, लिबर्टी इक्वालिटी समानता, और जो है आपका भाईचारा, जिसे आप फ्रेटर्निटी वर्ड के नाम से भी जानते हैं, भाईचारा वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज 4th ऑप्शन, USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें से हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन जो है हमारा सही दिखाई देता है। तो पहला पॉइंट देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स थ्रू द रिट यूरिसडिक्शन। ये आपका पॉइंट गलत है। वाई, क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी लागू नहीं करी जा सकती, जिसके ऊपर कभी भी आप केस करोगे तो आपके हक में फैसला नहीं आएगा। वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य है। इसके ऊपर कभी भी जो है लागू आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर कभी भी फैसला नहीं आ सकता। सिर्फ फैसला आता किसके ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मौलिक कर्तव्यों के ऊपर आपका जो है फैसला आता है। ये दे आर जस्टिसेबल, इसके ऊपर आपको जवाब मिल सकता है, इसलिए पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस इट्स अडॉप्शन। जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को अपनाया है, तब से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज इसके अंदर हैं, मौलिक कर्तव्य इसके अंदर हैं। ये भी आपका जो पॉइंट है ये गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया था 42वां संशोधन किया गया था 1976 वाला, जो हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था, और उसके बाद जो है उनके रिकमेंडेशन से किया गया था 10 फंडामेंटल
फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तीसरा देखिए जी, फंडामेंटल ड्यूटीज बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि स्वर्ण सिंह का जो सिंह की समिति है उसकी सिफारिशों के अकॉर्डिंग जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को हिस्सा बनाया गया था। ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी और 11वीं जो ऐड करी थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करी गई थी, यानी कि 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो हैं भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं। ये भी बिल्कुल आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये किसी बाहर किसी पर्सन को आप लागू नहीं करवा सकते, तो इसीलिए जो आंसर बनेगा वो 4th इज द करेक्ट आंसर। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। इनमें से करेक्टली मैच पेयर लगाना है कि कौन सा जो कथन है वो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो सही ढंग से मेल खाता है, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। करेक्टली मैच पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भाग 2 जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ लगता है, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। पार्ट 2 जो होता है हमारा नागरिकता के लिए है, सिटीजनशिप के लिए है, नागरिकता के लिए है, तो ये आपका पॉइंट गलत हो जाता है, तो पहला पॉइंट गलत। दूसरा देखिए जी, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजनशिप के लिए है, पार्ट 3 गलत हो गया जी। पार्ट 3 जो है भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों के लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको देखने को मिलता है, मौलिक अधिकारों के लिए, तो दूसरा पॉइंट भी आपका गलत हो गया। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बिल्कुल सही है जी। भाग चौथा ए जो है वो मौलिक कर्तव्यों के लिए है और इसके लिए जो आर्टिकल नंबर है वो 51A है, तो आंसर क्या बन गया आपका सी ऑप्शन बन गया, क्योंकि इसने पूछा क्या था, करेक्टली सही मैच पूछा था, आंसर सही सी ऑप्शन बनेगा। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए नहीं, पार्ट 5 जो है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट के लिए है, केंद्र सरकार के लिए है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कौन सा आपका पार्ट आता है, पार्ट 4, यानी कि भाग 4 आता है इसके अंदर, तो आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये स्टेटमेंट जो है कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, तो ये जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जिसके बारे में ये बात करता है। तो ये लिखा कहाँ पे गया है, 51A के अंदर लिखा गया है, तो आंसर क्या बन गया आपका, सी ऑप्शन बन गया। अब यहाँ पे लिखा गया है जी आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जो आपकी स्वतंत्रता है उसके ऊपर और आपके जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और प्लस वन मोर इज 21A एजुकेशन के लिए लिखा गया है, राइट टू एजुकेशन, हमारी शिक्षा का अधिकार यहाँ पे लिखा गया है। आर्टिकल 48A की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 48A के अंदर लिखा गया है कि आपको इन्वायरमेंट को, यानी कि पर्यावरण को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, यानी कि जितनी भी जंगली लाइफ है हमारी, उसको सबको जो है आपने उसको प्रोटेक्शन करनी है और उनकी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है। बट यहाँ पे क्या था कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पे हमने बात करी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, वो 48A के अंदर लिखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा गया है। और इसी के साथ आप आर्टिकल नंबर 48 भी याद करो। 48 नंबर आर्टिकल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, एग्रीकल्चर यानी कि आपके कृषि और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन को जो है आपने प्रमोट करना है आपकी स्टेट के अंदर, तो ये लिखा गया है 48 में, तो 48 भी आपका गलत हो गया। फिर आर्टिकल 56 क्या बताता है कि हाँ कि जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होगा, यानी कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा वो 56 में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आती, डजंट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी। तो पहले देखिए, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये बिल्कुल जी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए काम करना है, ये भी सही है जी। नेक्स्ट है टू प्रमोट
हार्मनी यानी कि सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भी हमने काम करना है, ये भी बिल्कुल सही है। और टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये गलत है जी, ये आर्टिकल 19 के अंदर लिखा गया है, तो गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। इन्होंने गलत पूछा था, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर जो है आपको स्वतंत्रता है बोलने की, तो आंसर फोर्थ ऑप्शन क्या बन गया, गलत, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51A के अंदर देखने को मिलती हैं, तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, by what term the 10 amendments, it's not commandments, it's amendments, ठीक है, amendments मतलब संशोधन, अमेंडमेंट्स ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 42वां संशोधन हुआ था तो इसमें से 10 आदेश जो हैं आपके किसके द्वारा जारी किए गए थे, कौन से 10 आदेश जारी किए गए थे, तो वो आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन में 42वां संशोधन के अंदर 10 हमने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी और 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो ये आंसर क्या बन गया आपका, फंडामेंटल ड्यूटी। ये आर्टिकल नंबर कितना आता है जी, 51A के अंदर आता है, और इसके लिए जो पार्ट है आपका 4, पार्ट 4A आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स के अगली अगर मैं बात करूं तो ये आपका आर्टिकल नंबर जो है आर्टिकल नंबर आते हैं इसके 12 से लेके 35 तक, और ये पार्ट 3 के अंदर आता है, और पार्ट 3 को आप और क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा, जिसमें बिल ऑफ राइट्स के लिए बात करी गई है, हमारे राइट्स के लिए बात करी गई है, और मैग्ना कार्टा किसने बोला था, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज प्रिंसिपल, देखिए ऑर्गेनाइजेशन आपको पंचायती राज बनानी है तो आर्टिकल 48 के अंदर लिखा गया है, 40 के अंदर लिखा गया है कि जिसमें जो स्टेट बनवाएगी, लेकिन अंदर अदरवाइज 243A से लेके O तक आर्टिकल जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए हैं, और इसके लिए जो है संशोधन हुआ था 73वां संशोधन 1992 देखने को आपको मिला था। और नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आर्टिकल नंबर 36 से 51 में देखने को मिला था, और आपका इसके अंदर पार्ट क्या था, पार्ट 4 था, ये भी ध्यान रखना है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने बोरो कहां से किए थे, आयरलैंड से बोरो किए थे, और फंडामेंटल राइट्स USA से, और आंसर क्या बन गया जी आपका बी ऑप्शन, फंडामेंटल ड्यूटी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला पॉइंट देखिए, टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, देखिए आपकी मर्जी है, करो ना करो, आपका ये एक संविधान ने आपको कानूनी हक दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल 326 में आपको लिख दिया गया है कि भाई आपने वोट देनी है, वोट देने की एज जो है 18 है, पहले कितनी थी 21 थी, 21 से 18 जो है 61st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है ऐड करी गई थी, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो आंसर क्या बन गया आपका ए ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट देखिए जी क्या है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी में 51A के अंदर, देखिए 51A के अंदर मैंने बताया था ना ABC करके है, तो ये H कैटेगरी के अंदर आता है, H कैटेगरी के अंदर। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी आता है जी, ये आता है I कैटेगरी के अंदर, मतलब 51I के अंदर। नेक्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, यानी कि संविधान का पालन करना और उद्देश्यों का सम्मान करना, ये ए के अंदर देखने को मिलता है। सब कॉलम मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ए से लेके आई तक जो याद करने, ABCDEFGHI इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, आंसर इज ए ऑप्शन, टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन। अगेन इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो पहला पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये अभी हमने डिस्कस किया था, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। और 51A के अंदर जो है कि किस सेमीकोलन में लिखा गया है, ये ए के अंदर ही लिखा गया है। दूसरा देखिए जी क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, यानी कि सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है जी, ई ऑप्शन के अंदर इसमें आता है 51E के अंदर, ठीक है, मतलब 51A के सेमी सब कॉलम में ई के अंदर। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ये सी के अंदर देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ द टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमिक, यानी कि सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर बाकी संविधाओं जो उपाधियों का उन्मूलन करना, ये
एबॉलिशन जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये अंडर आर्टिकल 18 के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट के मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ये समझ लेना। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूं कि जो इसका जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, और प्लस आप जो टाइटल ले सकते हो अपने नाम के आगे और नाम के पीछे, सिर्फ 2 टाइटल ले सकते हो, एक तो मिलिट्री वाले टाइटल ले सकते हो, ठीक है, और एक एकेडमिक टाइटल ले सकते हो, जैसे परमवीर चक्र वगैरह आप लगा सकते हो, अशोक चक्र वगैरह लगा सकते हो, एकेडमिक डॉक्टर इंजीनियर वगैरह लगा सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत रत्न किसी को मिल गया, पद्मश्री मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, तो इस तरीके से वो बंदा जो है अपने नाम के आगे ना पीछे वो लगा नहीं सकता। हम बोल सकते हैं उसके लिए, वो नहीं लगा सकता, खुद नहीं लगा सकता। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, करेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए जी, पहला पॉइंट, देयर आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी, 11 बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखिए, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन के लिए भारत में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये भी बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब क्या है कि इसको जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आंसर दूसरा भी सही है। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू कास्ट हिज और हर वोट इन द जनरल और द स्टेट इलेक्शन सो एज टू मेंटेन ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव के अंदर, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, वोट करना जरूरी है ताकि भारत में जीवित लोकतंत्र बना रहे। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको बताया था वोट देने के लिए आर्टिकल 326 आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, पहले 2 सही हो गए, तो आंसर क्या बन गया आपका ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आते हैं, ए एंड बी। द चैप्टर्स ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर फ्रीडम मूवमेंट, हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श हैं उसको संयोजना और उसको पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है। और ये 51 आर्टिकल 51A के अंदर जो है सेमी कॉलन किस में आता है, ये बी के अंदर आता है, ये ध्यान रखना। तो ये तो पॉइंट सही है। राइट टू वोट इन द जनरल इलेक्शन, अगेन गलत हो गया जी, ये आपका ये स्टेटमेंट नहीं है। टू प्रमोट द सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ये आपके प्रियम्बल में लिखा गया है, प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। ड्यूटी टू स्टिक टू द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट वन कंटेस्टेड इलेक्शन, ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ये तो आपका जो है दल बदलने के विरुद्ध कानून के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन, दैट इज हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को जो है आदर्श प्रमोट करते हैं उसका पालन करना। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ये पूछा गया है। तो पहला पॉइंट देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, अंडर आर्टिकल 50 के अंदर देखने को आपको मिलता है। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द आर कंपोजिट कल्चर, हमारे समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और सुरक्षित करना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी आती है, एच वाली आती है, ये ध्यान रखना, एच वाली आती है, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। थर्ड है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, नहीं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में तो 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो लिखा गया है। और दूसरा लिखा गया है आर्टिकल 21A के अंदर, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना उनका राइट बनता है। और आर्टिकल 46 में भी लिखा गया है कि स्टेट 0 से 6 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करेगी। तो आंसर आपका सी भी गलत हो गया। और ये आ गया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का उन्मूलन, ये आपका आर्टिकल 17 के अंदर लिखा गया है। और अनटचेबिलिटी के लिए एक्ट कौन सा था, 1955 का। और बाद में इसका एक्ट चेंज कर दिया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट बन जाता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। रिच हेरिटेज को बचाना और इसको महत्व देना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से
किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर शामिल किए गए थे, तो वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी आपकी बैठी थी। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड करी थी 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2002 में। और प्लस यहाँ पे 42 को और क्या कहते हैं, हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि हमने सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड जो प्रियम्बल प्रस्तावना में ऐड किए थे वो इसके अकॉर्डिंग किए थे। और वन मोर थिंग इज, यहाँ पे जो 44th अमेंडमेंट लिखा गया है, 44th अमेंडमेंट, ये जनता पार्टी के टाइम पे देखने को मिली थी। और इस टाइम पे मोरारजी देसाई की जो है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। और इसमें एक वर्ड जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो हमारा आंतरिक डिस्टर्बेंस जो गड़बड़ है, उसको वर्ड चेंज किया गया था आर्म्ड रिबिलियन, यानी कि सैन्य विद्रोह के अंदर वर्ड चेंज किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका नेशनल इमरजेंसी जो है, हमारी राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति जो है लग सकती है अंडर आर्टिकल 352। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबिलियन में चेंज किया गया था 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। और 44 के अंदर हमने एक और चीज ऐड करी थी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, आपकी जगह का हक जो होता है, स्थान का जो हक होता है, उसको हमने फंडामेंटल ड्यूटी से हटा के लीगल, कानूनी हक जो है उसको बना दिया गया था। तो इसका आंसर जो है ये आपका बनेगा ए ऑप्शन। बाकी ये भी देख लेते हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमने गोवा स्टेट बनाई थी, गोवा को स्टेट बनाया था। 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। और इसमें हमने जो है आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए अमेंडमेंट करी थी, पंचायत के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए अमेंडमेंट करी थी। आंसर क्या बन गया, ए ऑप्शन 42nd अमेंडमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है बोल रहा है। तो पहला पॉइंट देखिए, टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये बिल्कुल जी हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ये सी के अंदर आता है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है जी, ये सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये किसके अंदर आती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना, ये आई कैटेगरी के अंदर देखने को आपको मिलती है। अच्छा, रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये ए के अंदर आता है, ये ए के अंदर आता है। और जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना, ये जो है 1 के अंदर आता है, यानी कि आपके आई के अंदर आता है। टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड द प्लेस ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये किस में आता है, ये अंडर आर्टिकल 49 के अंदर देखने को आपको मिलता है। ये मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, यानी कि सार्वजनिक महत्व के लिए जितने भी स्मारक हैं उनको महत्व मतलब सुरक्षा करना, ये अंडर आर्टिकल 49 के अंदर आता है, जिसमें स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये आपका पॉइंट आपका गलत हो जाता है, बी भी आपका आंसर सही था, सी ऑप्शन गलत है। टू प्रोजेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य है, ये जी के अंदर आता है। तो इसमें से नॉट पूछा था, तो आंसर आपका क्या बन गया, सी ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, करेक्ट आंसर बन जाएगा, नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला पॉइंट देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, नहीं जी, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ए स्टेटमेंट ही गलत बन जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी आपके पार्ट 4 के अंदर दिए गए हैं, 51A के अंदर दिए गए हैं, और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं, और 12 से 35 नंबर तक आर्टिकल तक दिए गए हैं। तो पहले ही कथन आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये आपका बिल्कुल कथन सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्यूमिनेटेड इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में चौथा ए जो भाग है उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 51A एक्सप्लेन 11 ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, 51A के अकॉर्डिंग जो है 11 कर्तव्य दिए गए हैं हमारे लोगों को, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर कथन गलत कौन सा बन गया आपका, ए ऑप्शन क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वॉज इंट्रोड्यूस टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 समाज के निम्नलिखित में से किस समूह की सहायता के लिए शुरू किया गया था, मतलब शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। ये 6 to 14 अमेंडमेंट एक्ट देखने को आपको मिलता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट किस में लिखा गया है, 21A के अंदर लिखा गया है, और प्लस 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 देखने को आपको मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या बन गया आपका, ए ऑप्शन बन गया। और एजुकेशन के लिए मैंने आपको बताया था 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी इसके अकॉर्डिंग ऐड करी गई है, 86वां संशोधन के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 45 में भी लिखा गया है,
आर्टिकल 45 में लिखा गया है 0 से 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना जो है स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है, तो 45 में भी लिखा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 21A जो है आपका राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट्स के लिए, और आर्टिकल 45 जो है 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना, ये हमारी फंडामेंटल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। Which of the following is are among the fundamental duties of the citizen laid down in the Indian Constitution? इनमें से कौन से जो है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं? तो पहला पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारे समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना, ये हमारा बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये आपकी एफ फंडामेंटल ड्यूटी है, एफ वाली, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा देखिए, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, ये जो है आपके स्टेट के पास आता है, आर्टिकल 46 के अंदर आता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और थर्ड है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी, वैज्ञानिक स्वभाव और जांच का विकास करना सभी के लिए, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी एच वाली आती है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, सभी के लिए काम करना, ये भी आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटी होती है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी होती है जे वाली होती है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा जी आपका, जाने के इसमें से पूछा कौन सा था कि इसमें कोड कौन सा सही है, कथन कौन सा सही है फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। पहला आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये हो गया, और उसके बाद आपका तीसरा हो गया, पहला तीसरा और चौथा आंसर बन जाएगा। तो इसमें आंसर क्या बन गया, पहला तीसरा और चौथा, सी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और आर्टिकल 46 में ये कमजोर वर्ग के लिए बात करी गई है, आंसर इज 1, 3, 4, क्लियर। नेक्स्ट, which one of the following is an item included in the list of the fundamental duties of an Indian citizen in the constitution? अगेन सेम क्वेश्चन कि हाँ इनमें से कौन सा कथन के अंदर जो सही है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मौलिक कर्तव्यों के अंदर इसमें एक आइटम लिखी गई है। तो पहला पॉइंट देखिए, टू प्रैक्टिस सेकुलरिज्म, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म निरपेक्षता का अभ्यास करने के लिए किसी ने कुछ बोला नहीं गया, तो ये गलत हो गया। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना, ये आपका बिल्कुल जो फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, ये एच के अंदर आता है। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। तो इन्होंने आंसर पूछा था कि कौन से फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपका आंसर सही है। टू पे ऑल द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट रेगुलरली एंड करेक्टली, यानी कि नियमित रूप से सही ढंग से सरकार को सभी करों का भुगतान करने के लिए, ये भी आपका पॉइंट गलत बन जाता है। नॉट टू असॉल्ट एनी पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, यानी कि कर्तव्यों का निष्पादन के दौरान किसी भी लोक सेवा पे हमला नहीं करना, ये भी ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं लिखा गया। करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन लिखा कहीं नहीं गया, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को टटोल के पूरा का पूरा घुमा फिरा के जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो उसमें 18 क्वेश्चन बनाए, लेकिन 18 क्वेश्चन को भी हमने बहुत ज़बरदस्ती तरीके से घुमा फिरा के जो है कोशिश करी। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा कौन सा टॉपिक आता है। सो थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।